नमस्कार, मैं सुभाष योगी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो हम देखेंगे कैलेंडर के जो क्वेश्चंस है वो कैसे हम सोल्व करें एग्जाम्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बेसिक पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का बेसिक जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। हमें बेसिक पे डिस्कस करना है, क्योंकि बेसिक अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो कैलकुलेशन हमें इसमें थोड़ी-सी करनी होती है और कैलकुलेशन में हम क्या है कि थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं, टाइम हमें लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं वहाँ पे। कई बार कन्फ्यूज़ रहते हैं अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमें ये पता नहीं लगता अचानक से किसी 4 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 400 से करना है। बेसिक अगर हमारा अच्छा है, तो हम उसको जल्दी कर पाएँगे, कैलकुलेशन हमारी जल्दी होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज का पूरा सेशन जो है वो डिपेंड रहेगा किस पे? बेसिक पे। आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आज के सेशन के बाद में कि आप जो है कैलेंडर के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएँगे। आपको कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? ये वादा है मेरा कि आपका जब सेशन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन जो है, उसमें कभी भी आप गलत नहीं करोगे कैलेंडर के क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जो है, वो आपको कैलेंडर के क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बेसिक से और आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या होता है कैलेंडर? एक बार बताइए आप सभी लोग कि कैलेंडर क्या होता है? किसे कहते हैं कैलेंडर? अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग अलग-अलग तरीके से देते हैं। कुछ लोगों ने कुछ अ, परिभाषाएँ रट रखी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो हमें देखिए रटने जैसा कुछ नहीं करना है इसमें। कैलेंडर में बेसिक आपको समझना है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने रट के कुछ किया है तो वो आप कुछ टाइम के बाद में उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने बेसिक पढ़ा है, तो आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि कैलेंडर क्या है? अगर सीधी सरल भाषा में हम आंसर दें, तो कैलेंडर जो है वो है रिपिटिशन ऑफ 7 डेज। 7 दिनों की पुनरावृत्ति जो है वो कैलेंडर कहलाती है। ठीक है? कैलेंडर क्या है? रिपिटिशन ऑफ 7 डेज। 7 दिनों की पुनरावृत्ति जो है कैलेंडर कहलाती है। ठीक? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैलेंडर जो है, अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कौन-सा कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं? ठीक है? तो कैलेंडर जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ग्रिगोरियन। अभी जो कैलेंडर यूज़ किया जा रहा है, वो कैलेंडर कौन-सा है? ग्रिगोरियन। ठीक है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब अगर हम बात करते हैं कि कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ था? कैलेंडर जो है, स्टार्ट कब हुआ था? एक यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था, वो डेट ये थी। इस दिन, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इस दिन कौन-सा वार था, यानी दिन कौन-सा था? कैलेंडर का जन्म हुआ था, तब पहला दिन क्या था? तो जो पहला दिन था, वो था मंडे। ठीक है? इसे एडी भी कहा जाता है। पहला दिन अगर आपसे पूछे कि कैलेंडर का पहला दिन एडी, एडी भी कहा जाता है। एडी का मतलब क्या हुआ? एडी का मतलब क्या है? काफ़ी लोग आंसर दे रहे होंगे कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता है। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होगा। एडी का मतलब, एडी क्या है? यानी जब ये कैलेंडर बना था, तो इसके बाद का जो समय है वो क्या कहलाता है? एडी कहलाता है। ठीक है? एडी का मतलब क्या है? आफ्टर डेथ नहीं होगा। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि ईशा का युग। जिन लोगों ने कैलेंडर बनाया था, उन लोगों ने ये माना कि जब कैलेंडर जो बनाया था, उन्होंने माना कि उसी दिन से
ईसा का जन्म हुआ, यानी उसके पहले का समय जो था वो ईसा का समय नहीं था। यानी ईसा का समय उन्होंने कब माना, जब कैलेंडर बना, नहीं उसी से मान लिया कि उसी से ईसा का जन्म हुआ। तो यानी कि कैलेंडर जब बना तो उसके बाद का समय जो वो क्या कहलाता है, एनो डोमिनी। उसके क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए अगर कि उसके पहले का समय क्या कहलाएगा, कैलेंडर जब बना था उसके पहले का समय क्या कहलाता, तो उसके पहले का समय जो था वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये पहले का समय और ये बाद का समय, तो ये हुई 80। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कोई बता सकता है? कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है दिवस सूचक सारणी। जो लोग भी पंचांग पंचांग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है। भाई पंचांग जो है वो आपका कैलेंडर का हिंदी मतलब नहीं है, वो संस्कृत का शब्द है। पंचांग संस्कृत में कहा जाता है पंचांग, हिंदी में जो है वो क्या कहा जाता है, वो दिवस सूचक सारणी कहा जाता है। और संस्कृत संस्कृत में उसको कहा जाता है पंचांग। संस्कृत में क्या कहा जाता है, पंचांग। ठीक है, तो कैलेंडर क्या हुआ, रिपीटिशन ऑफ 7 डेज, 7 दिनों की पुनरावृत्ति जो है वो कैलेंडर कहलाती है। ठीक है, पहला दिन क्या था, मंडे था। 7 दिन का मतलब क्या था, 7 दिनों का मतलब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 7 दिनों की पुनरावृत्ति। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं, ये जो कैलेंडर जो है वो किन चीजों से मिलके बनता है, कैलेंडर में क्या होता है, किन से मिलके बनता है कैलेंडर। तो हम उस पर डिस्कस करते हैं पहले कि कैलेंडर जो है वो किन से मिलके बनता है। कैलेंडर आपका 5 चीजों से मिलके बनता है, कैलेंडर 5 चीजों से मिलके बनता है। कौन कौन से, देखिए, डेट, दूसरा है डे, डेट यानी दिनांक, डे यानी दिन, दिनांक, दिन, वीक, सप्ताह। ये सारी देखिए बेसिक चीजें हमें सारी पढ़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसमें भी देखिए कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं लेकिन वो आपको नहीं पता होंगे, कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, आप सारी नोट्स जरूर बना के रखिए। ठीक, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, आप नोट जरूर बना के रखिएगा। तो डेट, डे, वीक, मंथ और ईयर, ये 5 चीजों से मिलके कैलेंडर बनता है, माह या महीना और ये वर्ष। इन 5 चीजों से मिलके कैलेंडर बनता है। अब हम बात करते हैं कि डेट, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे क्या है, किसे कहते हैं डे, किसे कहते हैं डेट। ठीक है, तो डेट क्या होती है, डेट है इन ए मंथ डिजिट बिटवीन 1 to 31, यानी एक महीने में 1 से लेके 31 अंकों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दिनांक, डे। ठीक है, डे क्या होता है, अगर हम विस्तार से देखिए तो देखिए हमें यहाँ विस्तार से देखिए, दिनांक जो है वो क्या होती है, किसी माह में 1 से लेकर 31 तक के अंक को दिनांक कहा जाता है, 1 से लेकर 31 तक के अंक को दिनांक कहा जाता है। सेकंड है डे, डे किसे कहा जाता है, डे टाइम इंटरवल ऑफ 24 आवर, टाइम इंटरवल ऑफ 24 आवर, 24 घंटों के समय अंतराल को दिन कहा जाता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 घंटों के समय अंतराल को क्या कहा जाता है, दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है वीक, वीक किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह, ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह जो वो आपका सप्ताह कहलाता है, 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है।
माह किसे कहते हैं? किसी भी वर्ष का 12वां हिस्सा, 12वां भाग माह कहलाता है। 1/12 पार्ट ऑफ ए ईयर। किसी भी वर्ष का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है? माह कहलाता है। वर्ष किसे कहा जाता है? 12 महीनों का समूह वर्ष कहलाता है। ग्रुप ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड ईयर। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो ईयर की। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की, वर्ष। और वर्ष की बात करें तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चंस बनता है आपका कि वर्ष कितने प्रकार के हैं, बताइए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई वर्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। दूसरा है आपका लीप ईयर। लीप ईयर जिसको अधिवर्ष कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अधिवर्ष या हिंदी में लीप ईयर भी कहा जाता है कई बार। लीप वर्ष भी इसको कहा जाता है। तो वर्ष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। साधारण वर्ष जो होते हैं उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं जी। 366 दिन। यहाँ पे 365 दिन और यहाँ पे 366 दिन। इसमें 365 है, इसमें 366 है, एक दिन ज्यादा है। अब एक दिन ज्यादा कैसे हुआ? इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ फरवरी जो होती है वो 28 की होती है, 28 दिन की होती है। और यहाँ फरवरी जो होती है वो कितनी होती है? 29 दिन की होती है। फरवरी जो है वो कितने की होती है यहाँ पे? 29 दिन की, ठीक है। और यहाँ पे कितने की? 28 दिन की, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्ताह की बात करें, देखिए सप्ताह जो मंडे से स्टार्ट होता है। सप्ताह कहां से स्टार्ट होता है? मंडे से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है? संडे पे। मंडे से स्टार्ट होके सप्ताह जो खत्म होता है वो संडे पे खत्म होता है। शुरू किससे होता है? मंडे। खत्म कहां होता है? संडे। अगला सप्ताह वापस किससे शुरू होगा? मंडे से। वापस खत्म कहां होगा? संडे पे। तो ऐसे 7-7 दिन का जो है वो रिपीटेशन चलता रहता है कैलेंडर में, इसीलिए इसको रिपीटेशन ऑफ 7 डेज हमने कहा है। 7 दिनों का यहाँ पे रिपीटेशन चलता रहेगा। स्टार्ट होगा मंडे से तो खत्म का होगा संडे पे, ये फिक्स है, 7 ही दिन होंगे। अगर मैंने कहा कि स्टार्ट हुआ वेनसडे से तो खत्म कहाँ होगा? मेरा क्वेश्चन है कि एक सप्ताह अगर स्टार्ट हुआ बुधवार से तो वो खत्म कहाँ होगा? ट्यूसडे। बुधवार से स्टार्ट हुआ है तो खत्म कहाँ होगा? मंगलवार को, ठीक है, क्योंकि 7 दिनों का सप्ताह होता है। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो यहां हम बात करते हैं 365 दिन की। 365 दिन की, इसमें सप्ताह कितने हैं? सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? सप्ताह निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 365 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, सप्ताह की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे? 52 सप्ताह और एक दिन आएगा। 52 सप्ताह और एक दिन, ठीक है। और हम यहां बात करें 366 को डिवाइड करें अगर हम 7 से तो हमारे पास 52 सप्ताह और 2 दिन आएंगे। यहाँ पे 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा और बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमने बात की ईयर की।
अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है, ये हम कैसे पता करें? ठीक, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी वर्ष में 4 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, जिस भी वर्ष में 4 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, वो तो क्या कहलाएगा? लीप ईयर। और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। ठीक है? कैसे? जैसे मान लीजिए, आपको दे रखा हो 2003, आपको ये पूछा जाए कि क्या 2003 जो है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? ये आपसे पूछा गया। तो आपको करना क्या है? भाग देना है किसका? 4 का। 4 का भाग क्यों देंगे? इसको हम समझते हैं। ठीक है? पहले इसको हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिन दे रखे हैं 365, यहाँ दिन कितने दे रखे हैं? 366। ये किस बेस पे ले गए? कैसे डिसाइड हुआ कि इस एक साल में 365 दिन होंगे? 330 दिन क्यों रहे? 350 क्यों नहीं हुए? 365 ही क्यों है और इसमें एक दिन ज्यादा क्यों है? 366 दिन क्यों है? इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा 365 और 366 का? तो देखिए ये डिसाइड होता है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो एक चक्कर वो जो कंप्लीट करती है, वो कंप्लीट करती है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और कुछ सेकंड में। ठीक है? और कुछ सेकंड में वो उसको कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है उसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड हुआ कि पृथ्वी जब कंप्लीट कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो 365 दिन लग रहे हैं उसमें। तो उसका एक वर्ष मान लिया गया कि पृथ्वी जब पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगी तो उसको एक वर्ष मान लेंगे। अब 365 दिन के बाद में देखिए 5 घंटे और है, जिसको राउंड फिगर में 6 घंटे हमने मान लिया, 6 आवर। अब 6 घंटे का तो एक दिन नहीं होता है, तो दिन तो कितने हुए? 365 है। अब दिन तो राउंड फिगर में ले नहीं सकते। दिन तो जो है वो ऐसे ले नहीं सकते कि 365 दिन या कुछ और 365 दिन, ऐसा हम नहीं ले सकते। तो राउंड फिगर में इसको कितना मान लिया? 365 दिन। अब हमारे पास जो 6 घंटे यहाँ पे बच गए, एक साल में कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। अगर इन 6 घंटों की बात करते हैं, इन 6 की बात करते हैं कि 6, 6, 6 और 6, अगर 4 साल में इसकी बात करते तो वो पूरा पूरा एक दिन बन रहा है। 4 साल में पूरा पूरा एक दिन बन रहा है। 4 साल में जाके ये एक दिन बन जा रहा है। अब 6 घंटे का तो कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन जब कैलेंडर बनाया था उन लोगों ने देखा कि 4 सालों में जाके ये जो है वो एक दिन बन रहा है, तो एक दिन का गैप जो है वो तो काफी बड़ा हो गया। तो उन्होंने इसको कहाँ एडजस्ट किया? तो उन्होंने क्या किया कि जो चौथा साल है, प्रत्येक चौथा साल उसमें एक दिन बढ़ा दिया। यानी कि वहां पे 365 की जगह वहां कितने दिन मान लिए? 366 दिन। यानी फरवरी जो है वो उसमें एक दिन बढ़ा दिया, 29 का। ठीक है? कौन से महीने बढ़ाया? फरवरी में। तो यहाँ पे ये जो 6 घंटे थे वो कवर हो गए कहाँ पे? चौथे साल में जाके। ठीक है? यानी कि हर चौथे साल में एक दिन बढ़ जाएगा। इसलिए हर चौथा साल जो है वो लीप वर्ष कहलाता है। इसीलिए हम इसको डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। लीप वर्ष है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं हम? उसको हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हर चौथे साल में एक दिन और बढ़ जाता है। वो कौन सा दिन? जो 6-6 घंटे थे हमारे, वो 4 साल में मिलके एक पूरा दिन बना देते हैं। ठीक है? तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तब तो लीप ईयर है, और नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर है। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग जाता गया। एक बात और ध्यान रखना, 4 का जो आपको भाग देना है वो केवल आप लास्ट के 2 डिजिट जो है उसी में दे लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट से ही आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ लास्ट 2 डिजिट है 03। क्या 03 में 4 का भाग जाता है? जी नहीं जाता। नहीं जाता, इसका मतलब ये जो है वो नॉर्मल ईयर है। ठीक? अगर आपको यहाँ पे दे रखा हो 1900 और 94, 1994, आपसे ये पूछा गया कि ये क्या ये लीप वर्ष है? तो आप कैसे चेक करेंगे? वही आप 4 का भाग देंगे।
इसमें लास्ट 2 डिजिट में, ठीक है। 4 का भाग 2 बार गया, 8 आ गए, 1 बच गया, बच गए कितने 14। अब 14 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो है वो भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। आपको कहा गया अभी 1996, क्या ये लीप वर्ष है? तो आपने फिर इसमें 4 का भाग दिया लास्ट 2 डिजिट में, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो इस बार चला गया। इसका मतलब ये जो ये रहा वो लीप वर्ष है। तो हमें कैसे पता लगेगा? हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। अब आपके पास 2000 है, ठीक है। चलिए 2000 नहीं, हम लेते हैं इसमें, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1700 है। 1700 में 4 का भाग दीजिए, 1700 में 4 का भाग दे तो देखिए 4 का अगर यहाँ पे भाग दे हम 1700 में, यहाँ भाग अगर लगाए 1700 में 4 का, तो देखिएगा पहले देखिए 4 चौक 16, बच गया कितना 1, 4 दूनी 8, बच गया कितना 2 और 4 पंजू 20, ठीक। यानी कि यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग चला गया, 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब वो लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों लीप वर्ष नहीं है? क्योंकि भी ये शताब्दी में काउंट हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा था यहाँ पे साधारण वर्ष, अधिवर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो आपको दी गई हो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। जिस भी वर्ष के लास्ट में 2 जीरो हो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो उसको 4 से भाग नहीं दिया जाता। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का भाग नहीं देते, वहां जो हम भाग देते हैं वो 400 का भाग देते हैं, यानी 1700 को हम चेक करेंगे 400 का भाग देकर। 400 का क्या इसमें भाग जा रहा है? अगर जा रहा है तो लीप वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। अब वही ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इसमें 400 का भाग दिया जाए और बाकी में 4 का दिया जाए? ऐसा क्यों? तो इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, ऐसा आखिर क्यों हुआ कि इसमें 4 का भाग नहीं देके 400 का भाग क्यों दिया गया। चलिए इसको हम समझते हैं। सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है, ठीक है। उसको 400 का भाग ही क्यों देते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी जो है जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर जो है वो 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड में वो चक्कर लगा रही है उसका, ठीक है। हमने इसको क्या किया था, राउंड फिगर में हमने 6 घंटे मान लिए थे। हमने क्या किया, 6 घंटे मान लिए। अब यहां हम देखें तो 48 मिनट थी और 60 मिनट होती है, कंप्लीट करें, यानी कि 12 जो मिनट थी, डिफरेंस कितने गया, 12 मिनट गया। तो 12 मिनट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ली, होने चाहिए थे कितने 5 घंटे 48 मिनट, लेकिन हमने घंटे कितने मान लिए, 6 घंटे मान लिए। अब 6 घंटे मान लिए तो यहाँ पे 12 मिनट जो थी वो एक साल में तो ज्यादा कोई असर नहीं हुआ उसका। लेकिन जब हमने देखा कि 100 साल 200 साल 300 400 साल की अगर हम बात करें तो 400 सालों में जाकर ये 12 जो मिनट थी वो 4800 मिनट हो गई भाई। जब कैलेंडर बनाने वालों ने देखा कि जो 12 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा ली थी वो 400 सालों में जाके अपना प्रभाव दिखाया उसने, और वो 4800 मिनट। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करें तो यानी कि यहाँ पे 80 घंटे के आसपास हो गए, 80 घंटे, जिसको मैं यहाँ पे लगभग मानू तो 3 दिन मान लू, क्योंकि एक दिन में 72 घंटे होते हैं, तो लगभग 3 दिन हमने मान लिए, ठीक है, 3 दिन। अब यहाँ पे 3 दिन जो थे वो हमने ज्यादा ले ली, एक्स्ट्रा आ गए भाई, 3 दिन कैलेंडर में एक्स्ट्रा आ गए। अब उनका क्या किया जाए? अगर हम बात करते हैं शताब्दी की, शताब्दी स्टार्ट हुई देखिए 100 से, 100, 200,
300, 400 ऐसा होता है, 500, 600 ऐसे करके, ठीक है। अब हम 100 की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं। 100वें साल को देखिए 4 का भाग अगर हम दें तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन फिर भी इसको लीप ईयर नहीं माना गया। 100 में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, फिर भी इसको लीप ईयर नहीं माना गया। 200 में भी 4 का भाग जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको लीप ईयर नहीं माना गया। 300 में भी 4 का भाग जा रहा है, लीप ईयर नहीं माना गया। 400 में 4 का भाग जा रहा है, इसको लीप ईयर मान लिया। ऐसा क्यों भी? इनको नहीं माना, इसको मान लिया। इनको क्यों नहीं माना? क्योंकि ये जो हमारे पास 3 दिन थे, ये हमें कवर करने थे। ये कवर कहाँ किए गए? पहले 100 साल में एक दिन कवर किया, एक दिन कवर यहां से किया गया कि इसको लीप ईयर हम नहीं मान रहे, यानी फरवरी जो हमने 28 की कर दी इसमें। अगला जो है एक दिन कवर किया था 200 साल में, फिर 300 साल में एक दिन, ऐसे करके तीनों दिन कवर कर लिए। और चौथे साल 400 साल जो था उसको लीप ईयर मान लिया गया, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 400 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो है हर 400 साल के बाद में 400 के मल्टीपल जो है वो शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष कहलाता है। क्योंकि 100, 200, 300 इनका जो मल्टीपल है उसमें हम लीप ईयर उसको नहीं मान रहे, क्योंकि हमें 3 दिन जो एक्स्ट्रा थे वो यहाँ से कम करने पड़ रहे हैं, इसलिए इनको लीप वर्ष नहीं माना गया। जबकि होना तो चाहिए था लीप वर्ष, लेकिन नहीं माना गया। 400 को मान लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करके किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, ठीक है। शताब्दी की जब भी बात आएगी तो 100, 200, 300 को तो नहीं मान के चौथी शताब्दी 400वीं शताब्दी को यहाँ पे लीप वर्ष माना गया है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 400 से हम डिवाइड करते हैं। यानी अगर हमारे पास 1600 दे रखा है तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड हो रहा है तो लीप सेंचुरी ईयर हो गया, लीप शताब्दी वर्ष है। हमारे पास दे रखा यहाँ पे मान लीजिए 900 दे दिया, पूछ लिया क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है क्या, तो इसको हम 400 से भाग देंगे। 4 से भाग नहीं देंगे, किससे देंगे? 400 से, और 400 का भाग नहीं जा रहा तो ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगा, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की। कैलेंडर जो है पूरा का पूरा उसी पे आधार जो है, मान ले कैलेंडर का आधार अगर माने तो आधार जो है कैलेंडर का वही है। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उसके बिना नहीं किया जा सकता। पता लग गया होगा आप सभी को मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है हमारा विषम दिन, ओड डेज। विषम दिन काफी इंपॉर्टेंट है, विषम दिन, ठीक है। ये अगर आपको निकालना आता है, आपको पता है विषम दिन क्या है, तो आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होंगे। आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जा सकता कैलेंडर का। विषम दिन जो है वो तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब विषम दिन हम कैसे पता करें? विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन, विषम दिन देखिए आपके जो दिन होते हैं, यानी टोटल आपके दिन है, उसको अगर हम 7 से विभाजित करें, कुल दिनों को 7 से विभाजित किया जाए तो जो शेष फल आता है वो आपका विषम दिन कहलाता है, ठीक है। कुल दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करें, दिनों की संख्या, विषम दिन अगर फॉर्मूला देखें तो दिनों की संख्या डिवाइडेड बाय 7, और जो शेष फल है वो क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है, ठीक है। यहां देखिए हम बात कर दे, मान लीजिए हम बात करते हैं कि 7 दिन मिला के एक वीक होता है। 7 दिन की बात करते हैं हम, क्योंकि कैलेंडर क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का रिपीटिशन कैलेंडर कराता है। तो 7 दिन मिला के क्या बनाते हैं? एक सप्ताह बनाते हैं। 7 दिन मिला के एक सप्ताह बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा 15 दिन है आपके पास, तो 15 दिन को हम क्या कह सकते हैं?
ये 7 7 और 1, ठीक है, 7 + 7 + 1 यानी कि कितने हो गए? 2 सप्ताह और 1 दिन। 2 सप्ताह हो गए और दिन कितने हो गए? 1 दिन। 2 सप्ताह और 1 दिन हो गया। यहां देखिए 1 सप्ताह था, दिन कितने थे? 0 थे, बाकी कुछ नहीं बचा था, तो यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास है, ठीक है, 1 दिन हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। 112 दिनों में कितने सप्ताह हुए? 112 दिनों में 7 से डिवाइड कीजिए। 112 को 7 से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे भी 16 सप्ताह हुए। क्या कोई एक्स्ट्रा दिन बचा? कुछ नहीं बचा भी, एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा। एक साल की बात करें, 365 दिन, साधारण वर्ष की बात करते हैं, 365 दिन है, उसमें सप्ताह की बात करते तो 52 सप्ताह होते हैं। भाई ये याद कर लीजिएगा, आप अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह, और एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ? 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, क्योंकि 364 जो है, 64 तक तो 52 सप्ताह हो गए, 1 दिन एक्स्ट्रा और बच गया। हम लीप ईयर की बात करते हैं, 366 दिन, लीप ईयर 366 दिन की बात करते हैं, तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? 53 मत कर देना भाई, आंसर होगा 52 ही सप्ताह होंगे भाई। सप्ताह कितने होंगे? 52 ही सप्ताह होंगे, और एक्स्ट्रा जो दिन होंगे वो हो जाएंगे 2 दिन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा दिन कितने? 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे। अब अगर यहाँ पे आप नजर डालें तो ये तो सारे देखिए वीक सप्ताह होंगे, ये जो एक्स्ट्रा दिन जो थे, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा दिन है, यही एक्स्ट्रा दिन कहलाते हैं आपके विषम दिन, ओड डेज। ये जो एक्स्ट्रा दिन है वही क्या कहलाते हैं? ओड डेज कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए, आपसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए आज आज मंडे है, आज मंडे, मैंने कहा आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालते हैं आप क्या करते हैं? आप सोचेंगे 7 दिन बाद में तो फिर मंडे आ जाएगा, 7 दिन बाद में तो फिर वापस क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। 10 दिन बाद पूछा ना, 7 दिन बाद में तो मंडे आ गया, कितने दिन बच गए? 3 दिन। तो आप क्या करते हैं? 3 दिन गिनते हैं वहां से, सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ऐसा कुछ गिनते हैं आपके। तो आप यहां से डिसाइड किससे किया? उस 3 से डिसाइड आपने किया कि क्या वार होगा। आपने डिसाइड किससे किया? उस 3 से डिसाइड किया कि वार क्या होगा, और ये 3 क्या है? ये आपका विषम दिन, एक्स्ट्रा दिन। तो आपके हमेशा काम में आएगा ओड डेज निकालने के लिए, कौन सा वार होगा, कौन सी डेट होगी, कब क्या होगा। तो ये सारा कुछ हम किससे निकाल सकते हैं? ओड डेज से, ठीक है। तो ओड डेज की अगर हम बात करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि एक साल में कितने ओड डेज होते हैं, एक महीने में कितने होते हैं, दिन में कितने होते हैं, ये सारा हमें पता होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं ओड डेज की वर्षों में, ठीक है, या पहले हम मंथ में बात करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि महीनों में दिन कितने होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, क्या आंसर होगा आपका? एक महीने में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे भी कुछ लोग कहेंगे 28 दिन होते हैं, कुछ कहेंगे 29 होते हैं, कुछ कहेंगे 30 होते हैं, और कुछ कहेंगे 31 होते हैं। तो ये सारे दिन होते हैं महीनों में, ठीक है। फरवरी जो है कई बार 28 की होती है, कई बार 29 की होती है, क्योंकि लीप वर्ष है तो 29 की आएगी, और नॉन लीप ईयर है तो वहां पे 28 की आएगी। अब महीनों में अगर हम विषम दिन निकालें, ओड डेज निकालें, कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? 0। शेषफल जो है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। यहाँ पे 0 बचा, इसका मतलब यहाँ विषम दिन 0। 29 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बच गया, 30 को डिवाइड किया 2 बच गया, 31 को किया तो 3 दिन। तो आपको ये अब पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 28 दिन वाला कोई महीना है तो उसमें विषम दिन 0 होंगे। 29 दिन वाले महीने में विषम दिन कितने होंगे? वहां पे 1 होगा। 30 दिनों वाले महीनों में विषम दिन 2 होंगे, और 31 दिन वाले महीनों में विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। अगर ये आपने पता कर लिया, आपको याद हो गया, तो आपको देखिए क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं वर्ष की,
365 दिन और 366 दिन। ठीक है, 365 दिन में देखिए विषम दिन कितने आएंगे, एक, और 366 में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ सब कुछ दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 28 दिन होते हैं तो वहां 0, 29 वाले में 1, 30 में 2, 31 में 3, 365 है तो वहां पे 1, 366 में 2। 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होते हैं। कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। 200 में 3, 300 में 1 और 400 में, ये देखिए आपको याद करना है। और याद क्या करना, आपको समझना है इसको। आप इस बात को समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ कोड याद करने होते हैं। अगर आपको कोड नहीं याद करने हैं तो आप इससे डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं कि आपको पता हो कि 100 सालों में कितने हुए। याद नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि 100 सालों में 5 विषम दिन कैसे होते हैं, 200 में 3 कैसे होते हैं, 300 में 1 कैसे होते हैं। ये तो हमें सभी को पता है कितने होते हैं, लेकिन 100 साल में 5 विषम दिन कैसे हुए, कहां से आ गए ये 100 साल में 5 विषम दिन। तो हम चर्चा करते हैं अब 100 साल में 5 विषम दिन की, और देखते हैं कैसे होते हैं ये 5 विषम दिन। तो तो यहां हम देख रहे हैं कि 100 सालों में विषम दिन की संख्या क्या होगी। 100 सालों में विषम दिन की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि 100 सालों में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, 100 सालों में लीप ईयर कितने। ठीक है, कितने लीप ईयर इसमें, कितने नॉन लीप ईयर है, वो भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमें ये पूछा जाए कि 15 साल जो दे रखे हैं आपको, 15 साल दे रखे, 15 सालों में लीप वर्ष कितने हैं, 15 सालों में लीप वर्ष कितने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे लीप वर्ष 15 सालों में। लीप वर्ष का मतलब 4 का उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, जहां तक पूरा पूरा भाग चला जाता है उतने तो आपके लीप वर्ष हो गए, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया वो लीप वर्ष नहीं होंगे। 4 का हमने भाग दिया, इसमें अगर हमने भाग दिया 4 का, तो देखिए यहाँ पे 12 तक चला गया, 3 बार चला गया। कितनी बार तक चला गया, 3 बार चला गया। 4 थी 12, बच गए यहाँ पे 3 बच गए। ठीक है, तो भाग पूरा पूरा कहां तक गया, 3 तक गया अभी, यानी कि 3 जो है, 3 इसमें लीप वर्ष है। ठीक है, 3 इसमें लीप वर्ष है। 15 सालों में कितने लीप वर्ष हुए, 3 लीप वर्ष हुए 15 सालों में, क्योंकि पूरा पूरा भाग कितने बार गया, 3 बार। अगर आपको कहा गया 20 सालों में, तो 20 सालों में 4 का भाग दे तो पूरा पूरा भाग कितनी बार, 5 बार, यानी 5 आप कहेंगे 5 भाई इसमें लीप वर्ष है, 5 इसमें लीप वर्ष है। कौन कौन सी, 4, 8, 12, 16 और 20, ये सारे क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। तो लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष, 15 में से जो है वो आपके लीप वर्ष कितने हैं, 3, बच गए कितने, 12। 12 जो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष की हमने बात की थी कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो साधारण वर्ष की अगर हम बात करें, साधारण वर्ष की बात करते हैं, 12 जो थे उसमें विषम दिनों की संख्या एक साल में 1 है, तो 12 साल में कितने विषम दिन हो गए, 12। ठीक है, और 3 जो थे वो लीप वर्ष थे, एक वर्ष में 2 होती है तो 3 में कितनी होगी, 6, यानी कि 12 और 6 कितने, 18, 18 विषम दिन। अब एक बात आप और ध्यान रखिएगा, आपसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या क्या हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होगी, 6 से ज्यादा विषम दिन नहीं होंगे। यानी कि आपको तब तक उसको 7 से डिवाइड करना है जब तक आपके पास 7 से कम संख्या नहीं आ जाती। तो आपके पास 18 आ गए, यानी अब फिर इसको क्या करना, आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, बच गए कितने, 4, यानी कि 4 आपके विषम दिन आए कितने सालों में, 15 सालों में। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 15 सालों में
विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 15 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 15 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे, तो लीप वर्ष तो होंगे 3 और साधारण वर्ष होंगे 12। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे इसको निकालते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब यहां चलते हैं, 100 साल हमें दे रखे हैं, 100 सालों में लीप वर्ष कितने हैं। अब लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देकर। 100 में 4 का अगर हम भाग दें तो कितना आता है, 25 आता है भाई। तो क्या यहाँ पे 25 लीप वर्ष है, जी नहीं, यहाँ पे 25 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो 100वां साल है वो आपका शताब्दी वर्ष हो गया, और शताब्दी वर्ष में 4 का भाग हम नहीं देते, हम 400 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे होने तो चाहिए थे 25, लेकिन होंगे कितने, 24 ही होंगे। एक साल, एक दिन जो यहाँ पे कम किया गया है, क्यों कम किया गया है, वो जो हमने डिस्कस किया था 12 मिनट वाला, जो 12 मिनट थी वो 400 साल में जाके एक 3 दिन बना देती है पूरे पूरे। उन 3 दिनों को एडजस्ट कहाँ किया जाता है, पहले 100 साल में एक दिन, फिर अगले 100 साल में दूसरा दिन, अगले 100 साल में तीसरा दिन, ये तीनों दिन यहाँ एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ 100वां साल जो है वो तो आपका लीप वर्ष नहीं है, उसको तो हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 99 जो ईयर है उनको तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, और 100 को डिवाइड किससे करके देखेंगे, 400 से। ये तो नहीं है, तो 100वां तो नहीं है। 99 में अगर 4 को हम डिवाइड करें 4 से, तो यहाँ पे 24 तक पूरा पूरा जाता है, 24 तक ही, यानी 24 जो है इसमें, 24 जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब यहां हम बात करें कि विषम दिनों की बात करें। ठीक है, विषम दिनों की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक, और लीप वर्ष में 2। 24 में से देखिए, 100 में से 24 जो थे वो तो लीप वर्ष थे, तो 76 जो है वो क्या है, साधारण वर्ष है। या तो देखिए हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको तो एक से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक साल में एक विषम दिन, तो 76 साल में कितने, 76 विषम दिन। और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 24 में कितनी होगी, 48, और इनको अगर टोटल करें तो ये हो जाएगा 124। यानी कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल हमारे पास है 124। ठीक है, टोटल 124। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें ये तो पता है कि प्रत्येक साल में कम से कम एक विषम दिन तो जरूर होगा, चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, कम से कम की बात की गई। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो कम से कम एक तो जरूर हो गया। तो सभी का हमने एक एक काउंट कर दिया। 100 सालों में कितने हो गए, एक एक की बात करते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो 100 सालों में एक एक की बात करते हैं तो 100 तो ये हो गए। ठीक है, 100 तो हमारे पास ये हो गए। अब हमारे पास लीप वर्ष कितने थे, 24, तो 24 का एक्स्ट्रा एक एक दिन और हो गया, तो 24 वो और हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 124। तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग नहीं निकाल के हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 साल है, इसको हम कैसे निकालेंगे, 200 साल में कितने लीप वर्ष है, कैसे निकालेंगे, लॉजिक्स लगाने होंगे भी आपको। ऐसा नहीं कि आप फिर से वैसे ही करने बैठ जाए, इसमें इसको आप 400 से डिवाइड करें, 4 का भाग दे, 200 को हटा दे, 100 को हटा दे, ऐसा करने में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है कि 100 सालों में अगर 24 लीप वर्ष है, 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 24, 24 और 24 कितने हो जाएंगे, 48। 100 साल में भाई 24 है, तो 200 में कितने हो गए, 48। 300 में पूछे तो 300 में 24 प्लस 24 प्लस 24 कितने हो गए, 72, 72। ठीक है, 400 में कितने होंगे, आप कहेंगे भाई 24 24 24 24, 24 चौक 96, आप कहेंगे भाई 96 होंगे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, आप कहेंगे भाई 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, और आपने बता दिया कि ये तो 96 हो गए,
96 नहीं भी, आपका देखिए 100वां साल जो था लीप वर्ष नहीं था, 200वां साल लीप वर्ष नहीं था, 300वां नहीं था, लेकिन 400वां साल जो है वो लीप वर्ष है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे एक दिन यहाँ पे और आ गया ये, तो यहाँ पे 96 नहीं होंगे, कितने होंगे? 97। कितने होंगे? 97। ठीक है, तो टोटल विषम दिनों की संख्या, टोटल यहाँ पे विषम दिन निकाल, लीप वर्ष निकालें। आपको ये पूछ लिया जाए कि 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, कैसे निकालेंगे आप? 97, क्योंकि 100 में कितने हैं? 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 96, तो वो होंगे एक 400वां साल जो वो भी लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ पे कितने हो गए? 97। इनमें एक एक दिन वो कम कर दिया गया, जो 3 दिन एक्स्ट्रा आया था वो यहाँ से कम कर दिया गया, अदरवाइज यहाँ पे भी 25 25 25 होते। ठीक है, तो यहाँ पे 400 में फिर 100 हो जाते। ठीक है, क्योंकि 400 को डिवाइड किससे करते हैं हम? 4 से डिवाइड करते हैं, तो 400 को 4 से डिवाइड करने में कितने आते? 100 आते। लेकिन 400 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 100, 200, 300 ये जो है ये हमारे पास लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सीधा सीधा भी देख सकते हैं आप कि आपने 400 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास 100 आया। अब 100 में से आपको वो 3 दिन कम करने हैं, तो 3 दिन कम कर दिए तो कितना गया? 97 दिन आपके पास आ गए। ठीक है, तो हर 400 साल के बाद में आप 3 दिन कम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे इसका टोटल कितना हुआ? 248। यहाँ टोटल 372 और ये 497। अब हमारे पास टोटल तो इतना है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि विषम दिन कितने हैं, और विषम दिन जो वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपको इसको तब तक सरल करना है जब तक ये 7 से कम ना आ जाए, यानी 7 से फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए इसको 7 से डिवाइड करोगे आप, तो 7, 7 एकम 7, बचे कितने? 3 और 2 5, फिर 54। ठीक है, 7 7 49, बच गए कितने? 5 आपके पास शेष बच गए, यानी कि यहाँ पे 5 विषम दिन होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, 200 साल में 248 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, तो यहाँ आपके पास बचेगा 3, तो 3 विषम दिन यहाँ पे भी होंगे। 300 में पूछ लिया, 372 विषम दिन थे, तो फिर उसको 7 से डिवाइड करके और इजी करें, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 विषम दिन। और 497 में अगर हम भाग दें यहाँ पे 7 का, तो ये 7 7 49 और 7 एकम 7, यहाँ पे 0। तो यहाँ जो पीछे हमने देखा था कि ये कैसे आए थे, 100 साल में 5 3 1 0 कैसे आए थे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पता कर सकते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि 100 साल सीधा सीधा अलग अलग कर सकते हैं कि 100 साल में जो है वो 5 हो जाएंगे, 100 साल में 5 हो जाएंगे, 200 में 3 होंगे, 300 में 1 होंगे, और 400 में कितने दिन हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम इन 100 साल में 365 दिन 365 दिन करके 400 अलग 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 निकालेंगे, अलग अलग नहीं, डायरेक्टली भी बता सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास ये डेटा आ गया, इस डेटा को आपको याद रखना है। तरीका आपको बता दिया कि याद रखना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है। ठीक है, ये हमने समझा कि कैसे आया ये डेटा, और इस डेटा को हमने निकाल लिया। ये डेटा आपके काफी काम में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम आगे करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें कुछ कोड हमें याद करने होते हैं, और वो कोड हमें याद नहीं हो तो ये बेसिक हमारे जरूर काम में आएगा, ये बेसिक हमारे काम में आएगा। फिर कोड हमें याद नहीं है तो इस बेसिक से कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, किसी भी कोड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आपने काफी इंजॉय किया होगा, और बेसिक आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे भी देखिए कुछ बेसिक्स हम देखेंगे, और क्वेश्चंस जो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सिस्टमेटिक उसको देखना है, उसके बाद में क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।